जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह खान सर के प्रैक्टिस बुक मैं लाया हूं बीएससी इंटर लेवल का। आज मैं सेकंड प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इससे पहले फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर दिया हूं दोस्तों, और उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो जाकर उसे देख सकते हैं। और इसमें इस प्रैक्टिस बुक में 27 प्रैक्टिस सेट है, उसमें से 20 प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। तो उस तरह से 7 प्रीवियस ईयर भी मैं लाऊंगा। तो सबसे पहले ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, इसे हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर लाएंगे 1 से लेकर 20 तक समाप्त करने के बाद। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इस सेकंड नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं रखता है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं रखने वाला कौन है? तो देखो, बालाकोट, कालीबंगा और लोथल, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते हैं, जबकि रोम है जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बालाकोट, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी से महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन है? बालाकोट, लोथल और कालीबंगा। लोथल है जो वर्तमान गुजरात के अहमदाबाद के निकट है, यह एक बंदरगाह के रूप में विकसित है दोस्तों। कलीबंगा जो है, कलीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन? कालीबंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। रोम इटली की राजधानी है। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। तो रोम है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें देखा द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद देखें तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। कहाँ हुई थी? वैशाली में, द्वितीय बौद्ध परिषद। ठीक है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, और द्वितीय बौद्ध परिषद जो हुआ था कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, तो वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 383 ईसा पूर्व था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्षता किसने की थी? वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति, तो इसकी अध्यक्षता सब्बा कामी ने की थी। सब्बा कामी की अध्यक्षता में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो शासनकाल था कलाशोक के शासनकाल में। राजा कौन थे उस पर? तो कलाशोक थे। ठीक है, यदि आपसे प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन से बौद्ध संगति? तो प्रथम बौद्ध संगति, और राजगृह में होता। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। और शासन कौन थे? तो अजातशत्रु शासक थे। ठीक है, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे इसके अध्यक्ष। मोगलीपुत्तिस थे तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष। और ये कहाँ हुआ था तृतीय बौद्ध संगति? तो पाटलिपुत्र में होता तृतीय बौद्ध संगति, पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुआ तृतीय बौद्ध संगति? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति देखिए तो कुंडल लवन कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, और ये ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और यदि इसमें देखें शासनकाल किसका था, तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमसे बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 3rd नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? उसने पूछा है पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। यदि इसे हम देखें तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जॉर्ज यूले थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जॉर्ज यूले को यदि देखें तो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने 1888 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आपको देखें तो दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष आपसे पूछा गया था। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, लेकिन उसके दूसरे ही साल, उसके अगले ही साल ये कब जॉर्ज यूले बनाए गए थे? तो 1888 में बनाए गए थे। 1889 ईस्वी में
विलियम बिडरमन ने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किसने? विलियम बिडरमन ने 1889 में। तो पहले ये हो गए, दूसरे ये हो गए। और तो कैमा अधिवेशन था, तो 85 में हुआ, 86 में हुआ, 87 हुआ, 88, यानी चौथा अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने किए थे, और पांचवा अधिवेशन विलियम बिडरमन ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम क्या थे? इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। ये महासचिव बनाए गए थे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में बनाए गए थे एओ ह्यूम, और कांग्रेस के संस्थापक भी माने जाते हैं एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। एओ ह्यूम को कांग्रेस के जन्मदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? देखिए, तो इस पे कहा गया स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नों में श्वेत कमीशन, तो किसे कहा गया श्वेत कमीशन? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। साइमन कमीशन को हम लोग श्वेत कमीशन कहते हैं। किस आधार पर कहा जाता है? क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था इंग्लैंड में, लंदन में हुआ था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और अन्य 6 सदस्य थे, कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है या श्वेत कमीशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो ब्रिटिश भारत के कौन सा गवर्नर जनरल ने अस्थायी सरकार यानी अस्थायी स्वशासन की स्थापना की थी? तो वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, लॉर्ड रिपन थे। यानी रिपन जो 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, और रिपन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, लॉर्ड रिपन ने ही किए थे। और इसे संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, विलियम बैंटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया? तो विलियम बैंटिंग ने कौन सा सुधारक उपाय लागू नहीं किया था? तो विलियम बैंटिंग ने दास्ता का अंत नहीं किया था। दास्ता का अंत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दास्ता का अंत विलियम बैंटिंग नहीं किया था। ठगी प्रथा का अंत विलियम बैंटिंग ने किया था। सती प्रथा का अंत विलियम बैंटिंग ने किया था। धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थता को दूर करना विलियम बैंटिंग के द्वारा किया गया था, परंतु दास्ता का अंत विलियम बैंटिंग ने नहीं किया था। ठीक है, दास्ता का जो अंत हुआ था वो 1843 ईस्वी में किया गया था। कब हुआ था दास्ता का अंत? तो 1843 में हुआ था। तो विलियम बैंटिंग का कार्यकाल 1843 तक नहीं था, इसलिए विलियम बैंटिंग ने ये दास्ता का अंत नहीं किया था। ठगी प्रथा, सती प्रथा, ये धर्म में परिवर्तन के कारण असमता को दूर किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 8 के दोस्तों, इस पर दिया गया 8 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य कौन नहीं था? धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य कौन नहीं था, इसमें प्रश्न दिया गया है। तो यदि इसमें देखें हम, जापान, जर्मनी और इटली ये धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य थे, परंतु चीन था जो धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 तक चला था दोस्तों, और इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बढ़ गया था, एक मित्र राष्ट्र के रूप में, एक धुरी राष्ट्र के रूप में। यह युद्ध इतिहास का सबसे घातक हुआ था। यदि धुरी राष्ट्र के रूप में देखें, जापान, इटली, जर्मनी था, लेकिन चीन धुरी राष्ट्र में नहीं था, यह मित्र राष्ट्र के रूप में चीन था, मित्र राष्ट्रों के साथ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 9 नंबर प्रश्न में, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो विश्व धर्म संसद में 1893 में शिकागो में हुआ था, उसने किसने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? वे स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न की ओर, को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, परंतु उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था संविधान सभा का। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे
ठीक है। और भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल भी बनाए गए थे एस सी मुखर्जी। एस सी मुखर्जी प्रथम राज्यपाल भी बने थे कहाँ के, पश्चिम बंगाल के, भारतीय गणतंत्र बनने के बाद। और इनकी मृत्यु 4 अगस्त 1956 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न को चलते हैं। भारत को के संविधान का वस्तुकार माना जाता है? तो भारत को संविधान का वस्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। किस कमेटी की? ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता किन्होंने किए थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। और लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक थे बी आर अम्बेडकर। और 30 सितंबर 1956 को अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे को चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 को देखो तो इसमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 में भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है काफी हद तक कौन से देश के संविधान से प्रभावित है? तो वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यदि हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति ली जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 30 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सूची में सम्मिलित किसे नहीं किया गया है? नीति निर्देशक तत्व में विश्व में शांति का प्रचार ये है, ग्राम पंचायत को सहायता करना ये भी है, मुफ्त शिक्षा का लिए अधिकार ये भी है, लेकिन धार्मिक अधिकार है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। धार्मिक अधिकार है जो आपको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, किस अधिकार में? तो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है धार्मिक अधिकार। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखें तो भाग 4 में आता है दोस्तों। कौन से भाग में है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार कौन नहीं है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 15 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी हम लोग के पास है दोस्तों। तो आप शिक्षा का अधिकार यदि देखें तो शिक्षा का अधिकार किस में आता है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में शिक्षा का अधिकार आता है दोस्तों। 29 से 30 तक समानता का अधिकार जो हो गया 14 से 18 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया आपको 25 से 28 तक। 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। और यदि 2 का देख लें, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो होता है 23 से 24 के बीच में आता है। तो सारे मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया दोस्तों। हमसे पूछा कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या है? यह एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है काम करने का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के प्रधान होते हैं। तो लोकसभा में के सदस्य बनने के लिए आपको उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष। और आपको यदि पूछ लिया जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन यदि हम देखें तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन आपको वर्ष 1952 में लोकसभा का प्रथम अधिवेशन पहला सत्र आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पहला सत्र, प्रथम अधिवेशन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस थी। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली थी। ठीक है, इस सरकार ने पूरे 5 वर्ष का कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रथम सत्र कब हुआ था लोकसभा का? तो ऑप्शन नंबर डी 1952 में हुआ था, और प्रथम चुनाव हुआ था 51-52 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 17 नंबर प्रश्न को, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो यदि हम देखें नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाते क्या है? नगर निगम का अध्यक्ष, तो उन्हें हम लोग कहते हैं महापौर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए
सही आंसर है। ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत करता है वो महापौर होता है। यह जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है महापौर। जिले में स्थित छोटे शहरों में नगर पालिका तथा बड़े शहरों में नगर निगम होता है। छोटे शहरों में क्या होता है, नगर पालिका, और बड़े शहरों में नगर निगम होता है। तो नगर निगम को महापौर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 18 नंबर प्रश्न की ओर, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी, मीरा कुमार। यदि आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे जो पहली महिला राष्ट्रपति थे। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सुमित्रा महाजन थी। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। इनका कार्यकाल क्या था मीरा कुमार का, तो वर्ष 4 जून 2009 से लेके 16 मई 2014 तक पहली महिला लोकसभा बनी रही मीरा कुमार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 कर दिया गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान को पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, वो भी प्रश्न उत्तर के रूप में, यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में यदि आप भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पर आपको पूरी भारतीय संविधान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के रूप में उपलब्ध मिलेगा। दोस्तों मैं पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के रूप में पूरा प्लेलिस्ट शामिल है। भारतीय संविधान के नाम से आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज है, और आप पढ़ेंगे तो हमें विश्वास है दोस्तों, आपको जो जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपको कम से कम 5 से 10 नंबर का आपको बेनिफिट होगा। और इसी प्रकार भारतीय इतिहास का भी मैं पूरा बुक समाप्त कर दिया हूँ। भारतीय इतिहास में 3 इतिहास है, मध्यकालीन, प्राचीन एंड आधुनिक, तीनों इतिहास में समाप्त कर दिया हूँ। तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उसे जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और विजिट कर सकते हैं। यदि आप लोग को लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उस लिंक पर जाएं और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। जितने भी ग्रुप है, जहाँ भी ग्रुप है, सभी जगह शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो दूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए आगे क्यों चलते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है 20 नंबर प्रश्न में, 20 में क्या दिया गया है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है, तो अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 2 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सभी का घूर्णन गति उल्टा है, लेकिन आपको पृथ्वी का घूर्णन गति क्या है, पश्चिम से पूर्व है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। परंतु 2 ऐसे ग्रह हैं दोस्तों, जैसे शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह हैं जो आपको पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। इसलिए शुक्र और अरुण पर जो सूर्य का उदय होता है पश्चिम की ओर होता है, और सूर्यास्त होता है जो पूर्व की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं 21 नंबर। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वहाँ का जो तानाशाह है उनका नाम है किम जोंग उत्तर कोरिया का तानाशाह या शासक कह सकते हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह है। यदि हम इसमें देखें मंगोलिया का राजधानी कहाँ है, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की ओर। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है, तो वायुमंडल की ओजोन परत किसके द्वारा नष्ट हो रही है, तो वायुमंडल की ओजोन परत है जो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण नष्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी के क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणतम अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा, उत्तरी अक्षांश जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आपसे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट्स पूछे तो आप क्या बताइएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का ये सबसे दक्षिणी पॉइंट हुआ। मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी के पास, और जिसे केप कैमोरिन भी कहते हैं। और सबसे उत्तर पॉइंट हुआ इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट हुआ। उसी प्रकार भारत का 60 जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है, ठीक है। 20 ये गुहार माथा से लेकर के कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु तक विस्तार है। तो क्या होगा दोस्तों इसमें 68 से 97.25 देशांतरीय विस्तार भारत का है, ठीक। यदि हम देखें सीमाओं की लंबाई भारत में, समुद्री सीमाओं की लंबाई देखें भारत में, जो समुद्री सीमाओं की लंबाई कितना है तो 6100 किलोमीटर। भारत में मुख्य भूमि का समुद्री समुद्री तटीय भाग देखेंगे तो कितना होगा 6100 किलोमीटर। और पूरे भारत का समुद्री भाग की लंबाई कितनी है 7516.5 किलोमीटर। ये हुआ 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो विस्तार अक्षांशीय विस्तार, वो तो मुख्य भूमि का था, लेकिन अक्षांशीय विस्तार कहाँ से है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी जो इंदिरा पॉइंट है जो हमारा कहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़ा निकोबार के पास में है, तो वहां पर से लेकर के यदि हम देखें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार भारत का 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की ओर यदि हम देखें भारत का विस्तार कितना है तो पूरब से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है, ठीक है दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर। यदि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है तो भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 24 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया भारतीय हिमालय क्षेत्र में, भारत के हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन है, यह प्रश्न पूछा गया। यदि इसे देखें तो भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी वो कौन सा है तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा कंचनजंगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें कहा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकला हुआ है। कौन से गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके यदि सहायक नदी का नाम देखें तो पेनगंगा, इंद्रावती, साबरी, मंजूला वेन और वर्धा, गोदावरी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसके तो गोदावरी की। गोदावरी है जो दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाता है, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से भी जानता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है किसे गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और गोदावरी जो है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और ये बंगाल की खाड़ी में अपनी पानी को गिराती है और डेल्टा बनाती है, ना कि एस्चुरी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26 में कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य को देखें तो कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु नहीं है, आंध्र प्रदेश है। कृष्णा नदी जल विवाद से देखें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कृष्णा नदी जल विवाद से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सिंचाई के लिए पानी की मात्रा को लेकर इन राज्यों में विवाद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है कौन से कारण से जलवायु प्रभावित नहीं होता है। तो यदि इसे देखें अक्षांश से जलवायु प्रभावित होता है, समुद्र की दूरी से जलवायु प्रभावित होता है और पृथ्वी की परिभ्रमण गति से भी जलवायु प्रभावित होता है, परंतु पृथ्वी के परिक्रमण गति से जलवायु प्रभावित होता है, लेकिन पृथ्वी के परिभ्रमण गति से जलवायु प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 28 नंबर प्रश्न में काली मिट्टी को भी कहते हैं
काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र में काफी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 29 में अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक रूप से कहलाता है। तो बारी बारी से उगाना तकनीक रूप से क्या कहलाएगा? फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 30 में कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो कौन से राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? तो वह सिक्किम है। सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न की ओर। किस में दिया गया है किस अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो अर्थशास्त्र जो मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र है जो मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ठीक है, और उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1769 में प्रकाशित हुआ था। और यह प्रतिपादक और आशावादी अर्थशास्त्र थे। इन्होंने अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाते हैं। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किन्हें? तो एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 32 में व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क है जो आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न की ओर। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया है? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत किन्होंने विकसित किया है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से जल्दी। तो गार्डन सिटी का जो प्रावधान है वो एवेंजर हावर्ड ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 में। इसमें किया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, ये प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1965 में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की है। इसको पहली बार 1966 में मनाया गया था। इससे उसके उद्देश्य व्यक्तिगत, समुदाय और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। लेकिन घोषित यूनेस्को ने कब किया है? तो 66 में और पहली बार यूनेस्को ने 65 में पहली बार घोषणा किया कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा और पहली बार मनाया गया 1966 में। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही आंसर है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 36 नंबर में। रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। वो कौन सा मेला है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला है? तो नौचंदी मेला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, नौचंदी मेला। नेक्स्ट 37 में जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की यदि देखें हम तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न की ओर। पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो पौधों में पानी और पोषक तत्व के संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? जाइलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, उसे क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 में कहा गया है कि इसमें दिया गया है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो अम्लीय जठर रस देखे वो किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? कौन से अंग के द्वारा? तो अम्लीय जठर रस है जो आपको अमाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है, अमाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया गया श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रिपीट हो गया दोस्तों प्रश्न को। 42 में दिया गया है प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो प्रत्येक वृक्क है जो किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो वो है नेफ्रॉन से, यानी वृक्काणु से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। घेंगा की कमी से होता है। किसकी कमी से घेंगा होता है? देखिए घेंगा है जो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न की ओर। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? वह मानव शरीर का जो अग्नाशय है इंसुलिन पैदा करता है। अग्नाशय के बिट्टा कोशिका के द्वारा इंसुलिन पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, यदि इसमें देखें नेक्स्ट में
45 नंबर प्रश्न में एड्स क्या है? तो एड्स एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है। एड्स क्या है? एड्स एक जानलेवा बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, घातक मृत्यु रोग है। 46 इसमें दिया गया नीलहरित शैवाल है, तो नीलहरित शैवाल है क्या है? मृत्यजीवी, परजीवी, पूर्णभोजी या स्वपोषी? तो मृत्यजीवी शैवाल होता है जो स्वपोषी होता है, नीलहरित शैवाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं दोस्तों? तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। दुग्ध के मामले में जो भी आए तो लैक्टोज ही होगा, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सॉरी, नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस है, परंतु सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 49 में देखें, निम्नलिखित से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश और अदिश के बारे में दिया गया है, तो कौन सदिश है? तो सदिश कहते हैं जिसके पास दिशा और परिमाप दोनों होते हैं, उसे सदिश कहा जाता है। जिसके पास दिशा और परिमाप दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं। तो हमसे पूछा कौन सदिश है, यदि इसमें देखें हम तो सदिश इसमें कौन है? तो प्रतिबल है जो सदिश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। बाकी सारा है इसमें दबाव, ऊर्जा और कार्य, ये सब अदिश राशि है, ठीक है। सदिश में दिशा और परिमाप दोनों बताता है, वो सदिश कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट को चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 51 जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और प्रथम नियम को ही, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसलिए जड़त्व का नियम यदि नहीं दिया हुआ तो न्यूटन का पहला नियम ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 52 में आकाश में उड़ते पक्षी होती है, तो आकाश में जो पक्षी उड़ती है वो कौन सी स्थिति में होती है? आकाश में उड़ती पक्षी के पास स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों स्थिति होती है। आकाश में जो पक्षी उड़ रही है उसकी दोनों स्थिति होती है, स्थिति ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 53 में प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे हैं जो कौन सी गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 54 ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें? तो ध्वनि ठोस में सबसे तेज संचरण करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठोस में ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न की ओर, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकती है किस समय? जो सौर हीटर है जो जल को गर्म नहीं कर सकती है किस समय? जब बादल छाए हुए हो तो उस समय नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 56 में देखते हैं, आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। तो आपतन कोण है जो आपको आपतन कोण क्या होता है? तो सतह का अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण होता है आपतन कोण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 57 में देखते हैं दोस्तों, 57 में है, इसमें दिया गया है कि MCB जो लघु पतन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है। तो MCB क्या काम करता है? लघु पतन को काट देता है। तो वह जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 58 में देखते हैं, अचानक सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? कौन से गैस का प्रयोग पीले लैंप में किया जाता है? तो वो कौन सा गैस होता है? 4 गैस का नाम दिया गया दोस्तों, नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 59 में किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है नाइट्रोग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। इसे विस्फोटक के रूप में कार्य किया जाता है। 60 नंबर प्रश्न को चलते हैं, न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? तो न्यूक्लियॉन का मान न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। न्यूक्लियॉन का मान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 61 नंबर प्रश्न की ओर, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। NaCl है जो जलीय विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है कब?
तो NaCl जलीय विद्युत अपघटन जो उत्पन्न करता है वो कौन सा उत्पन्न करता है? तो NaCl क्षारीय उत्पन्न करता है। उसका गुण क्या होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 62 में नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंधन है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन से आबंधन होता है? नाइट्रोजन गैस के अणु में त्रिसह संयोजी आबंधन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बी की ओर चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन का एक चमकदार सफेद लौह के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? यदि इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम देखें, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि 64 में ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो इसमें क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में विद्युत धनी तत्व का निकलना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो इसमें टंगस्टन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 66 नंबर प्रश्न की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी उत्पन्न ऊर्जा होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार और भी पब्लिकेशन का सेट में जो जीके जीएस दिए हुए हैं उसे पढ़ना चाहते हैं, और यदि आप उन सेटों का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं तो उसे रिवाइज करना चाहते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं जीके जीएस और भी पब्लिकेशन के सेटों का, तो उसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर उन सभी का उपलब्ध है दोस्तों। जैसे कि ट्यूटोरियल का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों है, और रुक्मणी प्रकाशन का भी आपको वॉल्यूम 2 में उपलब्ध करवा दिया हूँ। उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसका भी आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। और क्रॉन पब्लिकेशन का भी बुक में उपलब्ध करवा दिया हूँ, उस पर भी जाकर आप क्रॉन पब्लिकेशन का जो उसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसके प्रैक्टिस सेट में 75 जीके जीएस दिए हुए, उसे आप रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का है। और आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 67 में बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है। तो बिहार राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो 3 राज्यों से घिरी हुई है बिहार राज्य की सीमाएं। कौन कौन राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और एक पश्चिम बंगाल से। और उत्तर में जो हो गए वो नेपाल हो गए। उत्तर में बिहार के उत्तर में कौन? नेपाल है। तो 3 राज्यों से घिरा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न को, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 69 में बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने के लिए किस वर्ष अपने शुद्ध शून्य लक्षणों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है किस वर्ष तक मिश्रण करने के लिए कहा गया है? तो 2040 तक, वर्ष 2040 तक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न की ओर, बांद्रा बारसोवा समुद्री पुल का नाम के नाम पर रखा गया है? बांद्रा बारसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वीर सावरकर के नाम पर इसका नाम बदल कर दिया गया है। बांद्रा बारसोवा पुल का नाम स्वतंत्रता वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार। राज्य के अविश्वसनीय वीरता कार्यों के लिए एक नया पुरस्कार भी चालू किया गया है। महाराष्ट्र में वीरता कार्य जो करेंगे उनके लिए एक नया पुरस्कार चालू किया, स्वतंत्रता वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार भी चालू किया गया है। ठीक है, और इनका जो पुल का नाम बदल दिया गया है, विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर इसका नाम कर दिया गया। इस बांद्रा बारसोवा समुद्री मार्ग का नाम बदल करके वीर सावरकर दामोदर सावरकर के नाम पर किया गया। इनकी 140वीं जयंती के कार्यक्रम में यह नाम रखा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर में, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत को सबसे ज्यादा विस्तार दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 72 में निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? तो इसे देखिए दोस्तों, तो घाट प्रभा, मुंशी और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। मंजीरा नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। चलते हैं
73 में इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात के लिए से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात के लिए कौन सी नदी संबंधित है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 74 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशम का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशम कौन सा है? तो यदि इसे हम देखें तो वो है रेयॉन। रेयॉन क्या है? मानव निर्मित रेशम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें 75 नंबर प्रश्न को दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन खरीफ की फसल नहीं है? यदि हम इसमें देखें तो बाजरा, धान, ज्वार ये खरीफ की फसल है, परंतु गेहूं है जो खरीफ की फसल नहीं है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसार प्रसार के तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन्होंने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 77 नंबर प्रश्न की ओर, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था? दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम रखा गया था? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 478 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण 2 की स्मृति मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, पोखरण 2। 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण परमाणु प्रशिक्षण शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए हर साल 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 79 में देखें, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति की मंजूरी कब प्रदान की थी? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति की मंजूरी 6 अगस्त 2007 को प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 6 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय किसान नीति की मंजूरी दी थी भारत सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षों के रूप में उल्लेखित किया है? तो विभिन्न विभागों के अधीक्षों के रूप में किया है कौन? तो किसने किया था? स्ट्रैबो ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, स्ट्रैबो ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 21 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसे अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव किसने रखी है, ये दिया गया है। तो यदि देखें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है जॉन मेनार्ड कीनेस ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, जॉन मेनार्ड कीनेस ने। नेक्स्ट चलते हैं। 82 में महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने का कहा था? एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने के लिए कहा था महात्मा गांधी ने। किसके लिए, किसके विरोध में? तो टॉयलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 83 में किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का लागू किया गया था? तो मिनी संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा था, इसे स्वर्ण सिंह समिति ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं 84 में 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करता है? तो किसे लाभान्वित करता है इस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए आरंभ किया गया है। किसके लाभान्वित करेगा? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 85 एवं लास्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के यदि चौथे राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा है तो वो कौन थे? वो बीबी गिरी थे। वाराहगिरी वेंकट गिरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, बीबी गिरी थे। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ भी ग्रुप हो सभी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।